इस नई गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास जो विषय है ना, वो समय को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से एकदम जड़ से पलट सकता है। जी बिल्कुल पलट सकता है। क्योंकि देखिए, हम अक्सर समय को घंटों में, मिनटों में या फिर सेकंड में नापते हैं ना। सामान्य तौर पर ऐसा ही होता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी इंसान की जीवन की सबसे बड़ी परेशानी या उसके दिमाग में चल रहा सबसे गहरा सवाल सिर्फ इस बात से पता चल जाए कि उस वक्त घड़ी में कितने मिनट हो रहे हैं। ये सच में एक ऐसा विचार है जो हमारी पारंपरिक सोच को चुनौती देता है। बिल्कुल। कोई जन्म कुंडली नहीं चाहिए, कोई भारी भरकम गणित नहीं, जन्म का समय स्थान पूछने की कोई झंझट भी नहीं। सिर्फ सामने रखी एक डिजिटल घड़ी और उसका सटीक समय। हाँ, और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। जी, आज हम एस.एन. पांडे जी द्वारा लिखित रतन कोटम राजू पद्धति, यानी जिसे आरकेपी कहते हैं, उन नोट्स का एक बेहद विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। ये एक ऐसा विषय है जो ज्योतिष और समय प्रबंधन को एक बिल्कुल नए सांचे में ढाल देता है। देखिए, जब हम इन नोट्स का गहराई से अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि ये जो आरकेपी पद्धति है, ये समय की उस सूक्ष्मता पर काम करती है जिसे हम अमूमन क्या कहते हैं उसे, एक सामान्य दिनचर्या में पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। सही कहा। अमूमन ज्योतिष में जन्म कुंडली का महत्व होता है जो हमें ये बताती है कि क्या हो रहा है। लेकिन ये पद्धति न सिर्फ क्या का जवाब देती है बल्कि क्यों हो रहा है इसकी भी बहुत सटीक व्याख्या करती है। तो अगर इसे थोड़ा तकनीकी नजरिए से देखें तो ये काम कैसे करता है? अगर तकनीकी बात करें तो ये मुख्य रूप से दिन के ट्रांजिट यानी गोचर पर निर्भर है। मतलब जिस दिन सवाल पूछा गया है उस दिन आसमान में ग्रहों की वर्तमान स्थिति क्या है और ठीक उसी पल डिजिटल घड़ी का सटीक समय क्या है। मतलब इन दोनों को मिलाकर एक तात्कालिक कुंडली बना ली जाती है। एकदम सही। इन दोनों को मिलाकर एक तात्कालिक कुंडली बनाने की ये अद्भुत कला है। इसमें समय का एक एक मिनट अपना खुद का एक अलग चरित्र, अपनी एक अलग ऊर्जा लेकर चलता है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सच में बहुत ही अलग है। नोट्स के अनुसार इस आरकेपी पद्धति में 1 घंटे के जो 60 मिनट होते हैं उन्हें 12 राशियों में बांटा गया है। जी, मेष से लेकर मीन तक बहुत ही तार्किक और व्यवस्थित ढंग से बांटा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर 5 मिनट में लग्न, जिसे हम एसेंडेंट कहते हैं, वो बदल जाता है। हाँ, मतलब हर 5 मिनट में समय का मिजाज बदल रहा है। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि ये 60 मिनट का विभाजन आखिर काम कैसे करता है। अगर हम 0 से शुरुआत करें तो 0 से 5 मिनट के बीच का जो समय है वो मेष यानी एरीज का होता है। और जैसे ही घड़ी 5 मिनट का कांटा पार करती है, ऊर्जा पूरी तरह बदल जाती है। 5 से 10 मिनट के बीच का समय वृषभ यानी टॉरस का हो जाता है। फिर 10 से 15 मिनट के बीच मिथुन यानी जेमिनी का प्रभाव आ जाता है। और उसके तुरंत बाद 15 से 20 मिनट के बीच कर्क यानी कैंसर का समय आता है। इसके आगे बढ़ें तो 20 से 25 मिनट के बीच सिंह यानी लियो का समय होता है। और 25 से 30 मिनट का जो स्लॉट है वो कन्या यानी वर्गो का समय चलता है। तो हमारा आधा घंटा पूरा हो गया। अब 30 से 35 मिनट के बीच तुला यानी लिब्रा की बारी आती है। फिर 35 से 40 मिनट के बीच वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो का समय होता है। इसके बाद 40 से 45 मिनट के बीच धनु यानी सैजिटेरियस का समय होता है। और 45 से 50 मिनट के बीच मकर यानी कैप्रिकॉर्न का समय चलता है। और आखिरी के 10 मिनट 50 से 55 मिनट के बीच कुंभ यानी एक्वेरियस का समय आता है। और अंत में 55 से 60 मिनट के बीच मीन यानी पाइसेस का समय होता है। और फिर ये चक्र दोबारा 0 से शुरू हो जाता है। ये जो डेटा हमने अभी बताया, ये इस पूरी पद्धति की एक तरह से रीढ़ की हड्डी है ना? बिल्कुल। इस रीढ़ की हड्डी के बिना ये पद्धति खड़ी ही नहीं हो सकती। इसी के आधार पर चार्ट बनाने की पूरी प्रक्रिया तय होती है। तो चार्ट बनाने का तरीका क्या है इसमें? नोट्स बताते हैं कि इस पद्धति में चार्ट बनाने का तरीका बहुत ही सीधा और तार्किक है। इसका पहला कदम बस इतना है कि अपनी डिजिटल घड़ी में मिनट देखिए और ये तय कीजिए कि लग्न कौन सा है। जैसे मान लीजिए दोपहर के 12:12 हुए हैं। हाँ, तो अब 12 मिनट 10 से 15 मिनट वाले स्लैब में आता है, तो बिना किसी संदेह के मिथुन लग्न बन जाएगा। ये तो बहुत ही सरल है। और इसका दूसरा कदम क्या होता है? दूसरा कदम यह है कि उस दिन उस विशेष समय पर आकाश में ग्रहों की स्थिति क्या है, जिसे गोचर या ट्रांजिट कहते हैं,
उसे उस मिथुन लग्न वाले चार्ट में स्थापित कर देना है। बस इतना ही? बस इन 2 आसान कदमों से उस विशेष पल का एक एकदम सटीक नक्शा तैयार हो जाता है। इसे इस तरह से देखा जा सकता है जैसे किसी ने उस विशेष समय का एक्सरे या एक स्क्रीनशॉट निकाल लिया हो, जो ये बता देगा कि उस समय मौजूद ऊर्जा की संरचना क्या है। एकदम सटीक। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये जो एक्सरे है ये सिर्फ आसमान का नक्शा नहीं है, बल्कि ये इंसान के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा है उसका एक मनोवैज्ञानिक टूल बन जाता है। बिल्कुल, ये माइंड को रीड करने जैसा है। नोट्स में दिए गए कुछ सटीक उदाहरणों पर गौर करें तो स्थिति एकदम साफ हो जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी सलाहकार या ज्योतिषी के पास अपनी समस्या लेकर आता है। वो ठीक 20 से 25 मिनट के बीच अपनी बात शुरू करता है या सवाल पूछता है। तो 20 से 25 मिनट का मतलब है सिंह लग्न। जी, सिंह राशि 5वीं राशि है और 5वां घर सीधे तौर पर बच्चों, संतान या रचनात्मकता से जुड़ा होता है। हाँ, तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकाला जाता है कि वो व्यक्ति चाहे वो जो भी कहानी सुना रहा हो, असल में उसके मन के भीतर अपने बच्चे को लेकर कोई चिंता या सवाल है। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। इस पद्धति की खूबी ही यही है कि ये शब्दों के पीछे छिपे असली इरादे को पकड़ लेती है। बिल्कुल। अगर हम इसे एक और उदाहरण से समझें तो कन्या राशि का समय जो 25 से 30 मिनट के बीच आता है, वो छठे भाव को दर्शाता है। और ज्योतिष में छठा भाव विवाद या बीमारियों से जुड़ा होता है ना? हाँ, ज्योतिष में छठा भाव विवाद, शत्रुओं, बीमारियों और मुकदमों यानी लिटिगेशन से जुड़ा माना जाता है। अगर इस 5 मिनट की विंडो के दौरान कोई संपर्क करता है या कोई अजनबी अचानक बात शुरू करता है, तो नोट्स स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में या उसके मन में कोई ना कोई बड़ा विवाद चल रहा है। कोई कोर्ट कचहरी का मामला या कोई गहरी कानूनी परेशानी? बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो ठीक है, लेकिन एक हैरान करने वाला ऑब्जर्वेशन जो इन नोट्स में है वो मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। आरकेपी पद्धति में ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। जी, कैसा अवलोकन? एक जगह लिखा है कि मान लीजिए कुछ लोग एक कमरे में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं या किसी बिल्कुल ही आम विषय पर बात कर रहे हैं। अचानक से बिना किसी संदर्भ के चर्चा ज्योतिष, रहस्यमयी विद्याओं या किसी ऑकल्ट विषय पर मुड़ जाती है। और उस समय घड़ी में क्या टाइम हो रहा होगा? नोट्स दावा करते हैं कि अगर उस वक्त आप दीवार पर टंगी घड़ी देखेंगे तो समय 35 से 40 मिनट के बीच का ही मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो लग्न का समय है। और वृश्चिक राशि 8वें भाव का प्रतिनिधित्व करती है, जो गुप्त विद्या और ऑकल्ट से जुड़ा है। बिल्कुल। क्या सच में समय का हमारे अवचेतन मन पर इतना हावी नियंत्रण हो सकता है कि वो तय करे कि हम क्या बात करेंगे? यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि समय का ये जो नियंत्रण है वो हमेशा सकारात्मक या न्यूट्रल नहीं होता। नोट्स एक बहुत ही कड़े नियम की ओर इशारा करते हैं, जिसे एक तरह से डेंजर जोन या नो गो जोन कहा जा सकता है। डेंजर जोन, ये कौन सा समय है? ये समय है किसी भी घंटे के 40 से 55 मिनट के बीच का। ये पूरे 15 मिनट का ब्लॉक है। नोट्स स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं कि 40 से 55 मिनट के बीच किसी भी नए कार्य की शुरुआत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मतलब कोई भी नया काम नहीं? जी नहीं। यहाँ तक कि इस समय के दौरान अगर कोई सवाल पूछता है तो उसका जवाब देने या कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने से भी बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान शुरू किए गए कार्यों के परिणाम अक्सर नकारात्मक ही होते हैं या उनमें भारी रुकावटें आती हैं। लेकिन एक मिनट, इसके पीछे का तर्क क्या है? मतलब 1 घंटे के अंदर ये आखिरी के 15 मिनट इतने भारी या इतने खतरनाक क्यों माने गए हैं? इसके पीछे का जो तर्क दिया गया है वो बहुत ही गहराई से ज्योतिष के मूल ढांचे से जुड़ा है। इसे समझने के लिए हमें काल पुरुष कुंडली को समझना होगा। काल पुरुष कुंडली? हाँ। आसान भाषा में कहें तो काल पुरुष कुंडली पूरे ब्रह्मांड का एक डिफॉल्ट या यूनिवर्सल मैप है, जिसकी शुरुआत हमेशा मेष राशि से होती है। इस डिफॉल्ट मैप में जो 8वां घर होता है वो पीड़ा, मृत्यु तुल्य कष्ट और रुकावटों का घर माना जाता है और इसका स्वामी मंगल होता है। ठीक है, मंगल 8वें घर का स्वामी है। अब देखिए, जब हम 45 से 50 मिनट की बात करते हैं तो वो मकर राशि का समय है। मकर राशि इस डिफॉल्ट मैप में 10वें घर में आती है। नियम ये कहता है कि 8वें घर का स्वामी मंगल जब 10वें घर में यानी मकर राशि के समय में आता है तो वो सबसे ज्यादा खराब और विनाशकारी प्रभाव देता है। बाप रे। ये तो हुई 45 से 50 मिनट की बात। इसके तुरंत बाद 50 से 55 मिनट का समय
कुंभ राशि का होता है। कुंभ राशि को ज्योतिष में बाधक राशि कहा गया है। बाधक का सीधा सा मतलब है जो हर काम में बाधा या रुकावट पैदा करे। तो इसका मतलब 40 से 45 का समय 8वें भाव के स्वामी के करीब जाने का समय है। 45 से 50 सबसे खराब प्रभाव का समय है और 50 से 55 रुकावटों का समय है। इसीलिए इस पूरे 15 मिनट के ब्लॉक को किसी भी शुभ काम के लिए टालने की सख्त सलाह दी गई है। ये सच में एक आंखें खोल देने वाला कॉन्सेप्ट है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते और हमें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि दिन का हर एक घंटा अपने अंदर एक 15 मिनट का ऐसा डेंजर जोन छुपाए रखता है। बिल्कुल, और ये जानकारी हमारे काम को बहुत आसान बना सकती है। हाँ, सुनने वालों के लिए ये किसी अचूक टूल से कम नहीं है। अब इस चर्चा को थोड़ा और गहराई में ले चलते हैं। नोट्स में पीड़ा यानी इंसान की असली समस्या को डिकोड करने के तरीके पर काफी जोर दिया गया है। जी, आरकेपी चार्ट का विश्लेषण करते समय 3 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों या भावों को देखने की बात कही गई है। हाँ, पहला है लग्न यानी फर्स्ट हाउस। ये बताता है कि व्यक्ति या जातक का स्वयं का अनुभव क्या है, वो शारीरिक और मानसिक रूप से इस वक्त कैसा महसूस कर रहा है। दूसरा है 8th हाउस। जैसा कि अभी बताया गया, यह सीधे तौर पर व्यक्ति की पीड़ा, उसके दर्द या उसकी असली परेशानी को दर्शाता है। और तीसरा है संबंधित भाव या कंसर्न्ड हाउस, यानी समस्या किस विषय से जुड़ी है। अगर करियर का सवाल है तो 10th हाउस देखेंगे, अगर विदेश जाने का मामला है तो 12th हाउस देखेंगे, और अगर मामला शादी या साझेदारी का है तो 7th हाउस देखा जाएगा। अगर हम इसे बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो यह किसी जासूसी कहानी की तरह सामने आता है, जहां हर एक भाव एक सुराग है। इसे एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण से समझते हैं। बिल्कुल, उदाहरण से चीजें साफ हो जाती हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 0 से 5 मिनट के बीच सवाल पूछा। इसका मतलब हुआ कि मेष लग्न का चार्ट बनेगा। ठीक है, एरीज का चार्ट बन गया। अब इस चार्ट में जब ग्रहों को रखा गया तो देखा गया कि चंद्रमा 8वें भाव में बैठा है। 8वां भाव पीड़ा का है और चंद्रमा मन का कारक है। कारक यानी वह ग्रह जो किसी विशेष चीज का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे चंद्रमा मन और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। 8वें भाव में चंद्रमा का सीधा मतलब निकला भारी मानसिक पीड़ा। एकदम सही। लेकिन ये मानसिक पीड़ा किस वजह से है, ये कैसे पता चलेगा? यही सबसे अहम हिस्सा है। मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा चौथी राशि यानी कर्क का स्वामी होता है। इसका मतलब है कि चंद्रमा जहां भी जाएगा वो चौथे भाव के विषयों को अपने साथ लेकर जाएगा। और चौथा भाव जमीन, संपत्ति, घर या माता का होता है। तो पूरी कहानी ये बनी कि वो व्यक्ति किसी संपत्ति, जमीन जायदाद या घर के मामले को लेकर भारी मानसिक परेशानी से गुजर रहा है। बिना व्यक्ति के एक शब्द कहे सिर्फ समय देखकर पूरी तस्वीर साफ हो गई। ये तो जैसे डॉट्स को कनेक्ट करने वाली बात हो गई। बिल्कुल। और नोट्स ये भी बताते हैं कि सिर्फ चंद्रमा ही नहीं, अन्य ग्रहों की प्रकृति का भी बहुत गहरा और सीधा असर होता है। अगर फर्स्ट हाउस, जो व्यक्ति का स्वयं का भाव है, उसमें क्रूर ग्रह बैठे हों, जैसे शनि, मंगल, राहु या केतु, तो व्यक्ति को भारी मानसिक तनाव महसूस होता है। उसे लगातार सिरदर्द जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर फर्स्ट हाउस को शुभ ग्रह देख रहे हों तो व्यक्ति की स्थिति काफी अच्छी, शांत और संतुलित होती है। हाँ, और करियर के मामले में भी ग्रहों की प्रकृति दिशा तय करती है। अगर व्यक्ति के करियर वाले भाव पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव है तो वे व्यक्ति को टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग या मशीनों से जुड़े काम की तरफ ले जाते हैं। जबकि अगर शुभ ग्रह प्रभावी हो, जैसे चंद्रमा, शुक्र, बुध या गुरु, तो वे व्यक्ति को नॉन टेक्निकल फील्ड, कला, साहित्य या मैनेजमेंट की तरफ ले जाते हैं। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प और मजेदार नियम भी है। अगर किसी के चार्ट में 3rd हाउस का स्वामी 6th हाउस में जाकर बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति की जॉब अक्सर ऐसी होती है जिसमें बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग होती है, या फिर बार बार ट्रांसफर होता रहता है। एक जगह टिक कर काम करना उनके लिए मुश्किल होता है। ये जो नियम है ये सच में बहुत ही सटीक हैं। लेकिन अगर हम इन पूरे नोट्स का सार निकालें तो इन सब में एक ग्रह ऐसा है जिसकी भूमिका सबसे ज्यादा खास और केंद्र में है। हाँ, और वो है चंद्रमा। तो इस सब का असल मतलब क्या है? चंद्रमा इतना खास क्यों है? ज्योतिष में तो 9 ग्रह हैं, फिर आरकेपी पद्धति में चंद्रमा पर इतना अधिक जोर क्यों दिया गया है? असल में बात यह है कि आरकेपी चार्ट एक तात्कालिक चार्ट है। यह उस पल की ऊर्जा को मापता है, और चंद्रमा सभी ग्रहों में सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह है। हाँ, वो तो है। यह हर 2.25 दिन में अपनी राशि बदल लेता है। इसलिए यह वर्तमान स्थिति, मन के बदलाव और तात्कालिक घटनाओं को सबसे सटीक रूप से पकड़ता है।
नोट्स में एक बहुत अच्छा नियम दिया गया है कि अगर 10th हाउस, जो कर्म और प्रोफेशन का घर है, उसमें चंद्रमा बैठा हो, या उस पर शनि का प्रभाव आ रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति काउंसलिंग के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम करता है। बिल्कुल, वह भोजन से जुड़े काम, दिमाग से जुड़े मनोवैज्ञानिक काम या ज्योतिष जैसे क्षेत्रों में अपार सफलता पा सकता है। ऐसे व्यक्ति की बातों में, उसकी सलाह में इतना गहरा प्रभाव होता है कि वो सामने वाले का जीवन बना भी सकता है और अपनी एक गलत सलाह से बिगाड़ भी सकता है। हाँ, आपकी इस बात पर मुझे नोट्स में दी गई एक बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी याद आ रही है, जो दूध के व्यापार से जुड़ी है और ये दिखाती है कि अधूरा ज्ञान कैसे भारी पड़ सकता है। हाँ, वो केस स्टडी बहुत ही प्रासंगिक है। घटना कुछ यूं है कि एक व्यक्ति किसी ज्योतिषी के पास गया। उसने 0 से 5 मिनट के बीच अपना सवाल पूछा, यानी मेष लगन का समय था। उस समय के तात्कालिक चार्ट में चंद्रमा 6th हाउस में बैठा था। और उस ज्योतिषी ने क्या कहा? उस ज्योतिषी ने चार्ट देखा और तुरंत सलाह दे दी कि देखिए, चंद्रमा 6ठे भाव में है और चंद्रमा दूध और तरल पदार्थों का कारक है, इसलिए आप ऐसा कीजिए, दूध का काम कर लीजिए। ओहो, उस व्यक्ति ने सलाह मानी, अपना पैसा लगाया, दूध का व्यापार शुरू कर दिया। और नतीजा क्या हुआ? उसे बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा और व्यापार बंद करना पड़ा। और यहीं पर वो मशहूर हिंदी कहावत एकदम सटीक बैठती है, जो इन नोट्स के लेखक ने भी इस्तेमाल की है, अध जल गगरी छलकत जाए। यानी आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। बिल्कुल। उस ज्योतिषी ने चंद्रमा को तो देख लिया और उसे दूध से जोड़ भी दिया, लेकिन वो भाव का असली मतलब समझने में पूरी तरह चूक गया। 6ठा हाउस नौकरी का होता है, वो किसी के अधीन काम करने का भाव है, व्यापार का नहीं। हाँ, अगर व्यापार देखना था तो हमेशा 7th हाउस देखना चाहिए था। उस व्यक्ति को दूध या डेयरी के क्षेत्र में नौकरी करनी चाहिए थी, किसी कंपनी के लिए काम करना चाहिए था, ना कि खुद का व्यापार खोलकर बैठ जाना चाहिए था। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे किसी भी विश्लेषण में एक छोटी सी चूक या नियमों को आधा समझना कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। ग्रहों को हमेशा उनकी प्रकृति के साथ साथ उनके भाव के संदर्भ में ही समझना चाहिए। एक और केस स्टडी है जो मुझे बहुत ही व्यावहारिक लगी। ये दिखाती है कि ये पद्धति सिर्फ समस्या नहीं बताती, बल्कि भौतिक समाधान भी देती है। इसे हम 11-25 की कॉल वाली केस स्टडी कह सकते हैं। 11-25 की कॉल? उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी सलाहकार के पास किसी व्यक्ति की कॉल ठीक 11:25 पर आती है। अब 25 मिनट का मतलब है कि ये समय 25 से 30 मिनट वाले स्लैब में प्रवेश कर चुका है, जिसका मतलब है कि ये कन्या लगन है। बिल्कुल। कन्या राशि 6th हाउस को दर्शाती है। तो पहली बात तो यही साफ हो गई कि कॉल करने वाले का सवाल यकीनन नौकरी, बीमारी या किसी विवाद या परेशानी से जुड़ा है। अब आगे की कड़ियां जोड़ते हैं। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, किसी भी परेशानी की असली जड़ जानने के लिए 8th हाउस देखा जाता है। इस बने हुए चार्ट में 8th हाउस का स्वामी मंगल है और वो मंगल जाकर 12th हाउस में यानी सिंह राशि में बैठा हुआ पाया गया। 12th हाउस खर्चों, नुकसान और अस्पताल का होता है। तो पूरी तस्वीर ये बनकर सामने आई कि उस व्यक्ति को अत्यधिक खर्चों या नुकसान के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि इसका समाधान भी बहुत ही अनोखा दिया गया है, जो एस्ट्रोलॉजी को वास्तु से जोड़ देता है। हाँ, ये हिस्सा मुझे भी बहुत पसंद आया। नोट्स बताते हैं कि चूंकि मंगल सिंह राशि में है और सिंह राशि वास्तु के हिसाब से घर की पूर्व उत्तर पूर्व दिशा को भी दर्शा सकती है, इसलिए समाधान बहुत ही भौतिक है। सलाह ये दी गई कि उस व्यक्ति के घर में पूर्व उत्तर पूर्व दिशा में जो किचन बना है या वहां मौजूद जो लाल रंग का पेंट या कोई लाल वस्तु है, उसे तुरंत हटा दिया जाए। अगर ऐसा संभव ना हो तो मंगल का दान किया जाए। नोट्स पूरे आत्मविश्वास के साथ दावा करते हैं कि ऐसा करने से 100% लाभ होगा। इसका मूल सिद्धांत यह है कि जो ग्रह जिस दिशा में बैठकर समस्या पैदा कर रहा है, उसकी भौतिक ऊर्जा को वहां से हटा देना ही असली और स्थायी उपाय है। ये वाकई में किसी डिटेक्टिव फिल्म की तरह है, जहां हर सुराग एक नए सच की तरफ ले जाता है और अंत में आपको एक ऐसा समाधान मिलता है जो बिल्कुल सटीक होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब जब हम इस गहन चर्चा के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, तो इन सभी गणनाओं के पीछे की जो मशीनरी है, यानी ग्रहों की गति, उसे समझना भी सुनने वालों के लिए बहुत जरूरी है। ये सिस्टम हवा में काम नहीं करता, ये गणितीय गति पर आधारित है। एकदम सही। इस पूरी पद्धति के काम करने के पीछे का जो असली विज्ञान है, वो ग्रहों के गोचर काल पर निर्भर है। ये समझना जरूरी है कि हर ग्रह की अपनी एक अलग गति है। हाँ, अगर हम संक्षेप में इसे देखें
तो सूर्य एक राशि में 1 महीना रहता है, मंगल 45 दिन तक एक राशि में रहता है। बृहस्पति, जो कि सबसे भारी ग्रह माना जाता है, वो एक राशि पार करने में पूरा 1 साल लेता है। बुध लगभग 30 दिन लेता है। राहु और केतु, जो कि छाया ग्रह है, वे 18 महीने तक एक ही राशि में जमे रहते हैं। शनि सबसे धीमा है, वो एक राशि में 2.5 साल लेता है। शुक्र 23 से 60 दिन के बीच का समय लेता है। और इन सब के बीच चंद्रमा सबसे तेज है, जो सिर्फ 2.25 दिन में अपनी राशि बदल लेता है। ये पूरी सूची ये स्पष्ट करती है कि आरकेपी पद्धति इतनी प्रभावी क्यों है। क्योंकि ब्रह्मांड में हर ग्रह की अपनी एक तय गति है। एक बड़ा पहिया धीरे घूम रहा है, एक छोटा पहिया तेज घूम रहा है। और चंद्रमा जो महज 2.25 दिन में बदल जाता है, वो इस पूरी जटिल मशीनरी का सबसे डायनामिक और महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है, जो हर दिन के बदलावों को दर्ज करता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए इसका क्या आसार है? देखिए, भले ही किसी व्यक्ति की ज्योतिष में कोई गहरी रुचि ना हो, भले ही वो इन ग्रहों की स्थिति को न मानता हो, लेकिन समय को देखने का ये नजरिया ही अपने आप में बिल्कुल अद्भुत है। बिल्कुल, समय को सिर्फ एक मात्रा या घंटे और मिनट की तरह न देखकर हर 5 मिनट के ब्लॉक को एक अलग गुण, एक अलग प्रकृति या एक जीवंत ऊर्जा के रूप में देखना दुनिया को देखने का एक बहुत ही ताज़ा नजरिया है। ये हमें ये सिखाता है कि हम जो भी करते हैं, हम जिस भी समय कोई काम शुरू करते हैं, उसका संदर्भ बहुत मायने रखता है। एक ही बात अगर सुबह 10 बजे कही जाए और वही बात 10:45 पर कही जाए तो उसके परिणाम बिल्कुल अलग हो सकते हैं, क्योंकि समय का मिजाज बदल चुका है। और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, एक ऐसा विचार जो शायद हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद कर सके। कैसा विचार? इस पूरी चर्चा में हमने देखा कि घड़ी का हर 5 मिनट का हिस्सा किसी न किसी खास ऊर्जा या विषय से जुड़ा है। जैसे कोई समय बच्चों का है, कोई विवाद का, तो कोई यात्रा या गुप्त ज्ञान का। तो जरा सोच कर देखिए, क्या होगा अगर हम अपने दिन के सबसे महत्वपूर्ण काम, जैसे किसी बड़े क्लाइंट को कोई बहुत ही जरूरी ईमेल भेजना हो, अपनी टीम के साथ कोई अहम मीटिंग शुरू करनी हो या कोई नया प्रोजेक्ट दुनिया के सामने लाना हो, उन्हें जानबूझकर उन 5 मिनट की शुभ और सही ऊर्जाओं के साथ अलाइन करके करने लगे। ये तो बहुत ही कमाल का आइडिया है। क्या होगा अगर हम जानबूझकर उस 40 से 55 मिनट वाले डेंजर जोन में मीटिंग्स रखना बंद कर दें? क्या समय के इस सबसे छोटे हिस्से, इस माइक्रो लेवल पर महारत हासिल करना ही हमारी लाइफ और हमारी प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा हैक बन सकता है? क्या बात है! ये सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। क्या हम सिर्फ समय के गुलाम हैं, या हम समय की इन सूक्ष्म लहरों को समझकर उन पर सर्फिंग करना सीख सकते हैं? यही तो असली सवाल है। इसी गहरे और दिलचस्प विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत अध्ययन और गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। समय की इस नई दुनिया में हमारे साथ गोता लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।